हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। ये आपके 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। बौद्धकालीन शिक्षा दो स्तरों पर विभाजित थी, इसलिए उनका पाठ्यक्रम भी पृथक पृथक होता था। सामान्य प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सामान्य में क्या आते थे, पवज्जा संस्कार के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा था, और उपसंपदा संस्कार, दो संस्कार देखे थे। एक प्राथमिक के लिए था और एक उच्च के लिए था। तो चलिए आगे देखते हैं। सामान्य प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। नंबर 1 है सामान्य प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। वर्णमाला के ज्ञान हेतु पहले 46 अक्षरों वाली सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। इससे छात्रों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता था। यहाँ पर हम देखें तो बौद्ध शिक्षा में सामान्य प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या है, वर्णमाला के ज्ञान हेतु 46 अक्षरों वाली सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी और इन बाल पोथी के माध्यम से छात्रों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। हम देखें, इसके बाद छात्र शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, देव तथा अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते थे। और इसके बाद क्या था, जब ये वर्णमाला के ज्ञान के बारे में जान जाते थे तो उसके बाद इनको शब्द विद्या के विषय में बताया जाता था, चिकित्सा विद्या के विषय में, और देव तथा अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते थे। नंबर 2 देखें, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय थे। नंबर 1 है बौद्ध धर्म, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 था हिंदू धर्म, नंबर 4 था आत्म दर्शन, नंबर 5 है दर्शन, नंबर 6 है संस्कृत, नंबर 7 पाली, नंबर 8 है नक्षत्र मूल गणक विद्या, नंबर 9 है खगोल शास्त्र, नंबर 10 है तर्क शास्त्र, नंबर 11 है कानून, नंबर 12 है औषधि शास्त्र, नंबर 13 है प्रशासन, नंबर 14 है दर्शन, नंबर 15 है राज्य व्यवस्था, नंबर 16 है ईश्वर शास्त्र। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम थे उनमें बहुत ही सारे विषय हुआ करते थे। शिक्षा को जो माध्यम था उसके विषय में हम देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम लोक भाषाएं तथा पाली थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा की भाषा क्या थी, लोक भाषा या पाली। लेकिन बौद्ध भाषा तथा साहित्य का अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा की जानकारी आवश्यक थी, क्योंकि जो हमारी प्राचीन भाषा वो संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा की जानकारी आवश्यक थी। गौतम बुद्ध ने स्वयं मातृभाषा और देसी भाषाओं पर ही बल दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था, बौद्ध धर्म उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भाषाएं खुद के द्वारा प्रयोग में लाई, वही भाषाओं का आगे चल करके विकास हुआ। स्वयं मातृभाषा और देसी भाषाओं पर ही गौतम बुद्ध बल दिया करते थे। इस संबंध में एक कथा चुल्लवग्ग में मिलती है। बुद्ध भगवान के धर्म को मानने वाले 2 ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से उनके उपदेश को संस्कृत भाषा में लिखने की आज्ञा मांगी थी। गौतम बुद्ध ने उनकी याचनाओं को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि ओम भिक्षुओं, मैं तुमसे से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेश को स्वयं अपनी भाषा में लिखने की आज्ञा देता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि बुद्ध भगवान ने देसी भाषाओं को विशेष शक्ति तथा प्रेरणा प्रदान की। यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने देसी भाषा और जो भी वहाँ की मातृभाषा लोगों की होती थी, इसलिए उस भाषा में उपदेश देते थे, क्योंकि शिक्षा इसीलिए दी जाती जिससे लोग उस भाषा से और खुद को उस धर्म से अटैच कर पाएं। आधुनिक शिक्षा में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है, देखते हैं। वर्तमान की नींव अतीत पे होती है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली कुछ अर्थों में वैदिक शिक्षा प्रणाली के ही समान थी और कुछ अर्थों में असमान।
वैसे तो यह शिक्षा प्रणाली मुस्लिम काल में ही समाप्त हो गई थी, परंतु यह अपने कुछ अनुकरणीय पद अवश्य छोड़ गई। उन्हीं को हम आधुनिक शिक्षा के विकास में योगदान मान सकते हैं, जो निम्नलिखित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग शासकों द्वारा देश पर राज्य करने की वजह से तो कुछ न कुछ प्रभाव जो था बौद्ध धर्म का समाप्त हो चुका था, और मुस्लिम काल में मुस्लिम प्रभाव देखने को मिला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ अच्छे तर्क थे, वो तर्क हमारे आज के भी शिक्षा प्रणाली के लिए उचित हैं। यहाँ पर हम देखें, शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रशासन बौद्ध संघों के केंद्रीय नियंत्रण में थी। वैसे तो यह भी राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, परंतु इसमें केंद्रीय नियंत्रण का शुभारंभ हो गया था। इसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा होती है वो केंद्र सरकार का विषय होता है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली जो शुरुआत हुई है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। नंबर 2 हम देखें, शिक्षा का विभिन्न स्तरों में विभाजन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया था, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु। इसी नींव पर वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्व प्राथमिक आगे देखते हैं। माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों में विभाजित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का विभिन्न स्तर एवं विभाजन अगर हम देखें तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया था, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु। इसी नींव पर ही अब वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों में विभाजित है। शिक्षा के उद्देश्यों का रूप समयानुकूल। वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो उद्देश्य निश्चित किए गए थे वही बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी निश्चित किए गए थे। अंतर केवल इतना था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाने लगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इनकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, अगर हम बात करें वैदिक शिक्षा प्रणाली की, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं था कि व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो कला, कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा पर भी अधिक बल दिया जाने लगा। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इनकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, और आज भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा पर आज भी अधिक बल दिया जाता है। नंबर 4 हम देखें, कक्षा शिक्षण एवं स्वाध्याय का शुभारंभ। शिक्षण के क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को पहली देन यह है कि उसने लोक भाषा पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया। आज उसी आधार पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म में जो मातृभाषा थी, यानी कि पाली या लोक भाषा कह सकते हैं, मातृभाषा और लोक भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया, क्योंकि उस समय जो भाषाएं लोग बोलते थे उसी भाषा को लोग समझते थे। और आज भी यही है, आप उसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जिस भाषा में छात्र खुद को सहज महसूस करे। क्यों? हम अपनी भाषा से अपनी शिक्षा को कनेक्ट करते हैं, तभी हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन मानते हैं। उसकी दूसरी देन यह है कि उसने कक्षा सामूहिक शिक्षण का शुभारंभ किया था। अब पहले ही देन क्या है कि उसने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी, और दूसरी देन क्या है कि उसने कक्षा को सामूहिक शिक्षण का शुभारंभ किया कि किस तरह से समूह में शिक्षण किया जाए कक्षा में। इसका शुभारंभ भी बौद्धकालीन शिक्षा से हुआ। और तीसरी देन यह है कि स्वाध्याय विधि का विकास हुआ कि खुद से भी पढ़ना, यानी कि स्वाध्याय करना, जिससे छात्रों में तर्क चिंतन शक्ति का विकास होता है। नंबर 5 हम देखें तो शिष्य गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंधों की निरंतरता। यहाँ पे बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों बौद्ध संघों के अनुशासन में रहते थे। दोस्तों, उस समय भी
जो गुरु शिष्य संबंध था बहुत ही मधुर था और साथ ही साथ दोनों का जीवन जो था बहुत अनुशासित था। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते थे। गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित थे और शिष्य गुरुओं के प्रति समर्पित थे। जो भी दोनों को आवश्यकता होती थी, गुरु शिष्य से बोलता था और शिष्य गुरु से बोलता था। आज इन संबंधों में इतनी निरंतरता तो नहीं है, पर हम उनसे अपेक्षा अवश्य करते हैं। दोस्तों, आज अगर बात करें हम, तो गुरु शिष्य जो संबंध है इतनी निरंतरता तो नहीं है, लेकिन उसी तरह की अपेक्षा की जाती है कि जिस तरह से हमारे वैदिक काल में या वैदिक शिक्षा प्रणाली में या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लोग गुरुओं का सम्मान करते थे, लोग गुरु से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, लोग गुरु की आज्ञा मानते थे, तो वो सारी चीजें आज भी हम अपने शिक्षा व्यवस्था में लाएं। नंबर 6 हम देखते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की निरंतरता। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। आज इन दोनों शिक्षा प्रणालियों के विपरीत हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। नैतिक की शिक्षा को अनिवार्य अवश्य किया गया। दोस्तों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी उसे अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया था। आज हम बात करें तो इन दोनों शिक्षा प्रणालियों के विपरीत किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी, दोनों में ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। इसके पहले जो भी शिक्षा प्रणाली थी, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या फिर वैदिक शिक्षा प्रणाली हो, जिसमें धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन आज के शिक्षा प्रणाली में या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। नैतिकता की शिक्षा को अनिवार्य अवश्य किया गया है। दोस्तों, आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिकता की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। नंबर 7 हम देखते हैं जन शिक्षा की शुरुआत। बौद्धों ने सभी वर्णों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, साथ ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों एवं विहारों में की। यह जन शिक्षा के केंद्रों का पहला कदम था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा में, तो सभी वर्णों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया और साथ ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों में विहारों में की गई, जिससे कि सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। और यहाँ पर हम देखेंगे जन शिक्षा के केंद्रों का पहला कदम था और इस तरह से सभी लोगों की शिक्षित करने का जो एक तरह से शुरुआत हुई, वो उस तरह की शिक्षा के केंद्र का पहला कदम बौद्ध शिक्षा से ही माना जाता है। नंबर 8 हम देखें स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। वैसे तो बौद्ध प्रणाली में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, साथ ही उसके लिए पुरुषों की भांति इतने कठोर नियम बना दिए गए थे कि वह बहुत कम बालिकाएं मठों विहारों में प्रवेश लेती थी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि समान शिक्षा की व्यवस्था तो थी, लेकिन जो कठोर नियम थे वो पुरुषों की भांति ही थे, तो इसलिए जो वहाँ पे बालिकाएं शिक्षा के लिए प्रवेश लेती थी मठों विहारों में, बहुत कम लेती थी। नंबर 9 हम देखें तो कटु अनुभवों से सीख। हमने तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कमियों से भी कुछ सीखा और उसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में उसका परोक्ष योगदान मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कमियाँ, तो बौद्ध, ऐसा नहीं है कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं और उसी कमियों को दूर करके नई शिक्षा प्रणाली का जन्म होता है। तो यहाँ पर हम बात करें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो भी कमियाँ रहीं उसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दूर किया गया। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार और यही इसकी पाठ्यचर्या का मुख्य एवं अनिवार्य विषय था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के समय बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना और यही इनकी पाठ्यचर्या का मुख्य एवं अनिवार्य विषय हुआ करता था। वहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में दी जाती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वैदिक धर्मावलंबी इस शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं हुए। जो भी वैदिक धर्म को मानते थे वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित नहीं हुए,
इनका लाभ नहीं उठा सके, और जो भी इनकी अच्छी शिक्षाएं थी, अच्छी बातें थी, वो उनका लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष से संबंधित था। जो उस धर्म विशेष को नहीं मानता है वो अपने बच्चों को इस धर्म में शिक्षा लेने के लिए नहीं भेजता था। तो यही रीजन था धर्म विशेष का होने के नाते यहाँ पर वैदिक शिक्षा से जो भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो अपने छात्रों को बौद्ध धर्म प्रणाली की शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वैदिक धर्मावलंबी इस शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका लाभ भी नहीं उठा सके। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कठोर अनुशासन व्यवस्था से हमने लाभ उठाया, इसी प्रकार उनके दोषों से भी सीख ली। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कठोर अनुशासन थे, अनुशासन व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी काम आई। इस प्रकार उसके दोषों से भी सीख ली। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में रख दी गई थी, परंतु उसका पूर्ण ढांचा केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षण, बहुशिक्षक प्रणाली आदि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तैयार किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, तो इसके पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली में हमारा जो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसका ढांचा तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में ही रख दिया गया था, लेकिन उसमें जो सुधार कार्य हुए, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन, विद्यालयी शिक्षा या सामूहिक शिक्षण या फिर कहें बहुशिक्षण प्रणाली, तो ये सारी चीज़ें हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखने को मिली और इन सब चीज़ों से हमने सीखा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसका उपयोग किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।